गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है फरवरी 1 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। तो आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, क्योंकि इसको लॉन्च कर दिया गया है बजट से पहले। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे क्या है ये। उसके अलावा जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक सिस्टम होता है खुला, इसके बारे में कुछ अपडेट आई है, तो इसको हम लोग जानेंगे। तलाक बिद्दत क्या होता है, तलाक सुन्नत क्या होता है, ये हम लोगों ने पहले भी किया था, लेकिन कुछ अपडेट है, थोड़ा सा इसके बारे में जान सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। उसके अलावा इंडिया यूएसए के बीच में जो टॉक्स हो रही हैं, हमारे एनएसए जो हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर दोवल जी अमेरिका में गए हुए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने क्या बातचीत की है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा मनरेगा के बारे में बात करेंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मनरेगा में कैसे चेंजेस हुए हैं, मनरेगा के बजट के बारे में बात करेंगे, मनरेगा में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात करेंगे, और किस तरह से हमारे खासकर रूरल कम्युनिटीज़ में मनरेगा का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा सोलर एनर्जी के बारे में हम लोग बहुत बात करते हैं भाई, कि हमारा जो पंचामृत है, हमारे जो आईएनडीसी है, हमारा जो क्लाइमेट चेंज के लिए टारगेट्स हैं, उसके लिए सोलर एनर्जी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सोलर एनर्जी के अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। वो कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये एक एडिटोरियल सेक्शन था। उसके अलावा कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं और बहुत सारे एडिशनल आर्टिकल भी, जो छोटे छोटे से आर्टिकल हैं, लेकिन आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन अब आप फ्रंट पेज में देख लेते हैं क्या हो रहा है पूरा मामला। अब यहाँ में देखिए क्या बोला हुआ है कि जीडीपी टू ग्रो 6.5% इन 2023-2024, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बोली हैं। इन्होंने कहा है कि भैया जो 2024 के अंदर जो रिफॉर्म होंगे, अभी वो न्यू एज रिफॉर्म होंगे, पुराने वाले रिफॉर्म जो है काफ़ी स्लो हो रहे थे, अभी हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जो पैंडेमिक के दौरान जो हमें प्रॉब्लम फेस हो रही थी, है ना, मतलब वैसे तो सारी दुनिया में ही हो रही थी, इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा था, वो सारी चीज़ें वो अभी पीछे छूट गई हैं। आने वाले सालों में डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, ऐसा उन्होंने कुछ कुछ कहा है। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमी काफ़ी स्लो चल रही है, अभी भी वर्ल्ड इकोनॉमी पैंडेमिक से पूरी तरह से उभरी नहीं है, और लेकिन उसका इंडिया के ऊपर डेफिनेटली इम्पैक्ट हो सकता है। बट अगर अदरवाइज आप दूसरी इकोनॉमीज़ को देखें, खासकर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को देखें, डेवलप्ड इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है वो 1-2% के आसपास ही होती है, ठीक है। लेकिन जो डेवलपिंग इकोनॉमी की होती है, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है ग्रो करने का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भैया डेवलप्ड इकोनॉमी वो बेकार है। देखिए सोचने की बात है कि जैसे आप एक नए आपने स्प्रिंट करना शुरू किया, आप एक जो है रेसर बनना चाहते हो, आप जो है रोज-रोज अपनी सेकंड इंप्रूव करते हो, राइट? आज आपने जो है दौड़ 12 सेकंड में लगाई, कल आप 11 सेकंड में लगाओगे, फिर 10 सेकंड में लगाओगे, फिर 9.5 सेकंड में लगाओगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आप अपने पीक पॉइंट तक पहुंच चुके होते हो। पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद आप बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती आपकी, या अगर होती भी है तो बहुत बहुत स्लो होती है ना? फिर वो पॉइंट्स के अंदर चला जाता है, 0.01%, 0.001%, ऐसा ही होता है। पीक पोजीशन पे पहुंच, तो ये जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, यूरोप, अमेरिका वगैरह, वो अपनी पीक पे पहुंच चुकी हैं। हर इकोनॉमी का पीक आता है, उसके बाद उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ का चांस नहीं होता है, ठीक। हर चीज़ बैलेंस आउट हो चुकी होती है, तो उनका 1-2%, 0.5% भी इनका अगर जीडीपी ग्रोथ होता है, वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है, जो नए-नए जिसने दौड़ना शुरू किया है, तो जो नए-नए दौड़ना शुरू करते हैं, उनके अंदर तो बहुत इंप्रूवमेंट के चांसेस होती हैं। तो इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि नया-नया दौड़ना हम लोगों ने शुरू किया है, तो हम लोग एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो हमारे यहाँ पे चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। कई बार देखता हूँ मैं सोशल मीडिया वगैरह पे लोग इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, अरे ब्रिटेन इकोनॉमी सिर्फ 0.5% से ग्रो करेगी, इंडिया की इकोनॉमी जो है 7% से ग्रो करेगी, हम लोग ब्रिटेन से बहुत अच्छे हैं। अरे भाई, उनके दूसरे पैरामीटर भी तो देखिए ना आप, वहाँ पे हंगर देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, उनका पर कैपिटा इनकम देखिए। हमारा पर कैपिटा इनकम सिर्फ $2000 पर ईयर है, उनका पर कैपिटा इनकम जो है वो 50-60 हज़ार डॉलर पर ईयर है। तो वो पीक पे पहुंच चुके हैं, तो उससे कंपेयर हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग डेवलपिंग कंट्री से आप कंपेयर डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज में भी देखें, तो वहाँ पे भी इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो दैट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 4 to 5% बिकॉज़ यू नो दैट ज़ीरो कोविड पॉलिसी, जिसकी वजह से बंद हो गया बहुत कुछ, लॉकडाउन वगैरह वहाँ पे चल पड़ा है, वो सारी चीज़ें हैं। बट येस, इंडिया जो है 6.5 नहीं है, वो उन्होंने रेंज बताया है 6 से लेके 6.8%, और एवरेज उन्होंने रखा है 6.5%। इंडिया इस ग्रोथ कर सकता है। आईएमएफ ने भी इंडिया की ग्रोथ इतनी ही रखी है नेक्स्ट ईयर के लिए, विच इज़ अ गुड। जिस तरह से पेंडेमिक चल रहा है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट, 6.5 अच्छा है। इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ, आप ऐसा देख भी सकते हो।
तो ये कुछ-कुछ इन्होंने कहा है सीतारमण जी ने। और इन्फ्लेशन तो डेफ़िनेटली वो इन्होंने कहा है कि 6.88 तक रहेगा और 6.8% इन्फ्लेशन है वो हमारे आरबीआई के टारगेट से थोड़ा-सा ज़्यादा है। आरबीआई का जो टारगेट रहता है वो रहता है कितना? वो रहता है 4% ±2 यानी कि 2% से लेके 6% तक जा सकता है। इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है, जैसे यहाँ पे 6.5% है, दिस इज़ ऑल्सो डेंजरस। और अगर 2% से कम होता है, दैट इज़ ऑल्सो डेंजरस, है ना? तो इसके बीच में रहना चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो वो कुछ-कुछ चीज़ें हैं। इकोनॉमिक सर्वे में आपको 1-2 बातें बताता चलूँ मैं। इंडिया का जो पहला इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 1951 के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले क्या होता था, पहले यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे एक साथ ही उसको जो है लॉन्च किया जाता था 1964 तक। बट 1964 के बाद बजट को और इकोनॉमिक सर्वे को अलग-अलग कर दिया गया। ये आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे पहले आता है, इकोनॉमिक बजट जो है वो बाद में आता है, ठीक है? आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इकोनॉमिक बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? देखते हैं कितने बच्चों को पता है, क्योंकि ये पुराना टॉपिक है, नया टॉपिक तो है नहीं, हर साल बजट आता है, हर साल इकोनॉमिक सर्वे आता है। और डेफिनेटली आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना भी है। लेकिन पूरा डॉक्यूमेंट मत पढ़ने बैठ जाना। इकोनॉमिक सर्वे का 2 वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। बड़े-बड़े वॉल्यूम होते हैं मोटे-मोटे। आप किसी जिस्ट पढ़ लेना, ठीक है? जिस्ट आती है, समरी आती है और समरी पढ़ोगे तो आपको काम चल जाएगा। खासकर इकोनॉमिक सर्वे में आपको जो फोकस करना रहता है, डेटा के ऊपर उतना फोकस नहीं करना रहता है। जो सजेशंस वगैरह दी जाती हैं, रिकमेंडेशंस वगैरह, उसके ऊपर थोड़ा आपने ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? और बजट में जो स्कीम्स वगैरह लॉन्च होती हैं, उसमें ज़्यादा फोकस करना रहता है। ये कुछ-कुछ चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। बाकी जो चीज़ मैंने आपको यहाँ वाली ऑलरेडी बता दी है। तो दैट वाज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक सर्वे। बट इकोनॉमी वाले सेक्शन से, बजट वाले सेक्शन से थोड़ा-सा 2-3 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ मैं। थोड़ा आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है? और ये कोई यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, ये जनरल से क्वेश्चन है। बहुत मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के भी नहीं कहूँगा, मतलब डिफ़िकल्ट भी नहीं कहूँगा और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं कहूँगा। लेकिन अगर आपने पहले पढ़ रखा है बजट वगैरह, तभी आप ये आंसर दे पाओगे, अदरवाइज़ तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द कैपिटल बजट? व्हाट डज़ द फिस्कल डेफिसिट रिलेट टू द अंडर द गवर्नमेंट बजट? में फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब होता है? मतलब जो गवर्नमेंट बजट होता है ना, उसके अंदर अलग-अलग ऐसे हेडिंग्स होती हैं। तो फिस्कल डेफिसिट कौन-सी हेडिंग के अंदर आता है? बेसिकली वो ये पूछ रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग मेजर्स वर टेकन यूजिंग द गवर्नमेंट बजट इम्पैक्ट? ठीक है, तो इसमें कौन-कौन सी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, गवर्नमेंट बजट का किस-किस चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट होता है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है पार्टिसिपेट करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालेंगे। अगर कम से कम ये आंसर ही कमेंट नहीं कर सकते हो तो अपनी अटेंडेंस दे सकते हो, हाय, हेलो जो भी आपको करना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। पता चलना चाहिए मुझे कि कितने बच्चे हमारा रेगुलरली जो है एनालिसिस देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक बच्चा जो अपना यहाँ पे आता है वो कहता है कि भाई शेयर ऑफ एजुकेशन इन बजटरी एलोकेशंस हैज फॉलन ओवर द पास्ट 7 ईयर्स, ऐसा सर्वे में कहा गया है। मतलब पिछले 7 सालों में हमारा जो बजट के अंदर जो एजुकेशन को जो शेयर दिया जाता था वो एक्चुअली रिड्यूस हुआ है। ठीक है, आप ये भी यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। ये चार्ट शो कर रहा है बजटरी एलोकेशन फॉर एजुकेशन एज अ शेयर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। ये टोटल जीडीपी नहीं है, टोटल एक्सपेंडिचर है, ध्यान रखना, ठीक है? जीडीपी का तो हमारा एलोकेशन जो है वो अराउंड 2% ही चल रहा है बहुत सालों से। टोटल एक्सपेंडिचर का बता रहा है वो। क्योंकि देखिए क्या रहता है, बजट में 2 चीज़ें होती हैं ना अपने, जैसे अपनी फैमिली का बजट होता है, आपका खुद का पर्सनल बजट भी होता है। हमारी कुछ इनकम होती है और हमारा कुछ एक्सपेंडिचर होता है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो हिसाब-किताब होता है, उसको ही हम लोग बजट कहते हैं। कभी-कभी आपकी इनकम ज़्यादा होती है, एक्सपेंडिचर कम होता है। कभी-कभी आपकी इनकम कम होती है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, आमदनी ठन्नी होती है, खर्चा रुपया हो जाता है ना? तो वो बजट डेफिसिट हो जाता है, कभी-कभी बजट सरप्लस हो जाता है। हालाँकि हमारा बजट सरप्लस नहीं होता क्योंकि हमारी इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। डेवलपिंग कंट्री है ना यार, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सरकार को खर्चा करना पड़ता है। खासकर सोशल वेलफेयर, सब्सिडी वगैरह, इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं। वहाँ पे बहुत खर्चा हो जाता है। विदेशों में ये चीज़ें काफ़ी कम होती हैं कंपैरेटिवली इंडिया के, क्योंकि ओपन इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक काइंड ऑफ नेचर है उनका। हमारी जो इकोनॉमी है वेलफेयर इकोनॉमी है ना? हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब वेलफेयर। तो हमें बहुत ज़्यादा खर्चा वेलफेयर के ऊपर भी करना पड़ता है, तो वो भी एक रीज़न है कि इंडिया का जो बजट है वो डेफिसिट हो जाता है। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इसने 2023 के लिए, और ये 2015 से कंपेयर कर रहा है अपने आप को और 2023 तक लेके जा रहा है बजट एस्टिमेशन में। ठीक है, तो देखिए 10.4 से थोड़ा-सा रिड्यूस हुआ, फिर हल्का सा इंक्रीज़ हुआ, फिर रिड्यूस हुआ, इंक्रीज़ हुआ और फिर यहाँ पे जाके काफ़ी रिड्यूस हो गया, देखिए आप एकदम से। क्योंकि यहाँ पे क्या आया था, कोविड आया था।
राइट, कोविड की वजह से रिड्यूस हो गया और फिर धीरे धीरे जो है वो स्लो डाउन हुआ और अब हल्का सा इंक्रीज होना शुरू हो गया है। तो 9.5% आया है इस साल टोटल एक्सपेंडिचर का। हो सकता है अगले साल वो जो है वो 10% या 10.5 तक जा सकता है। तो ये कुछ कुछ चीजें इन्होंने बताई हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर कोविड में अचानक से एजुकेशन पे इतना कम खर्चा कैसे हो गया, लाइक एकदम से इतना कम परसेंटेज कैसे हो गया। उसका रीजन इन्होंने ये बताया है, कोविड में क्या हुआ, हमारी सरकार का ज्यादातर जो खर्चा था वो हेल्थ के ऊपर चला गया ना यार। लोग मर रहे थे, हॉस्पिटल एंड ऑल दैट, मेडिकल खर्चे हुए, वैक्सीन भी लगवाई, वो सारी चीजें हुई, उस पर बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। तो यार कहीं से तो कटौती करनी पड़ेगी ना। सरकार के पास अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं, लिमिटेड सा पैसा है और वो भी बहुत कम है। इतना बड़ा देश है, वो चलाना है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हमारी समस्याएं भी बहुत सारी हैं। तो डेफिनेटली अगर किसी जगह का आप खर्चा इंक्रीज करते हो तो किसी दूसरी जगह पे खर्चा कम करना पड़ेगा। तो ऐसा ही होता है, हेल्थ के ऊपर खर्चा ज्यादा हुआ कोविड की वजह से, तो एजुकेशन से जो है वो कटौती की गई। हालांकि और चीजों में भी कटौती की गई, बट एजुकेशन भी उसका एक रीजन है। और क्या क्या बताया गया सर्वे में, और बताया गया, देखिए भाई एजुकेशन के बारे में बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई। ड्रॉप आउट इंक्रीज हुआ कुछ चीजों में, मतलब ये देखे न्यूज़पेपर का लिखने का तरीका होता है। हेडिंग देख के ऐसा लगता है कि यार इंडिया में ड्रॉप आउट बढ़ गए हैं, लेकिन कंटेंट अंदर कुछ और है। तो क्या कह रहा है वो, जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं इंडिया में, रेट्स हैव इम्प्रूव्ड सिंस 2013 एंड 14। मतलब 2013-14 के बाद इंप्रूव हुआ है हमारे यहाँ पे ड्रॉप आउट का रेट, मतलब ड्रॉप आउट कम हुआ है इंडिया में। बस ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, लेकिन लिखने से तो ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या क्या ड्रॉप आउट हो गए होंगे, बच्चे स्कूल में जाना बंद कर दिया होगा एंड ऑल दैट, है ना। कोविड-19 के टाइम में थोड़ा ड्रॉप आउट हमारे यहाँ पे इंक्रीज हुआ था प्रीवियस ईयर कंपैरिजन में, बट ओवरऑल अभी काफी कम हो गया है। देखिए इन्होंने डेटा प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है वैसे। इन 2019-20 द टोटल ड्रॉप आउट रेट इन प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा है, दैट वाज 1.5%। 2020-2021 में ये 0.8% हो गया था, लेकिन ये दोबारा से 1.5% हो चुका है। थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, बेसिकली यहाँ पे बढ़ गया है ड्रॉप आउट रेट 0.8% से, ठीक है, हल्का सा। उसके अलावा इन्होंने और भी चीजें यहाँ पे कुछ कुछ बोली हैं। इतना डेटा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। दिस इज सिग्निफिकेंट बेटर, देखिए बेटर लिखा हुआ है ना, दिस इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन द 4.7% ड्रॉप आउट रेट इन 2013-14। हमारे यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में 2013-14 में 4.7% ड्रॉप आउट हुआ करता था, जो अभी घट के सिर्फ 1.5% रह गया है। तो पहले से सिचुएशन इंप्रूव हुई है पिछले 10-12 साल में, जैसा कि क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो। सेकेंडरी क्लास में क्या हो रहा है, वो तो प्राइमरी था, अब सेकेंडरी क्लास में क्या हो रहा है। सेकेंडरी क्लास में सिचुएशन काफी इंप्रूव हुई है, ठीक है। अगर आप पहले के कंपैरिजन में देखो तो इंडिया में ड्रॉप आउट काफी ज्यादा हुआ करता था, अभी जो है इंडिया में ड्रॉप आउट काफी कम हुआ है कंपैरेटिवली, इट इज नाउ 16.1%। अगर आप 2013-14 का डेटा देखो सेकेंडरी स्कूल में ड्रॉप आउट का, तो वो एक्चुअली 25% से प्लस था। तो काफी इंप्रूवमेंट हुआ है उस सेक्शन में भी हमारा, है ना। अगर आप डेटा वाइज देखो तो 2013-14 में जो स्कूल के ड्रॉप आउट था बच्चों का सेकेंडरी क्लास में, वो 15.2 लाख था, अभी घट के वो 14.9 लाख हो गया। तो कुछ कम हुआ है, बच्चे कम ड्रॉप आउट कर रहे हैं, राइट, अच्छी बात है। हायर एजुकेशन में भी अगर देखें इंडिया में बहुत सारा अच्छा डेटा इन्होंने यहाँ पे बताया है। 2014 में जो इंडिया में मेडिकल कॉलेज की संख्या थी दैट वाज 387, अभी बढ़ के जो है वो 648 हो गई है। पिछले 8 सालों में इंडिया में लगभग आप ये मान के चलिए 250 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बने हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है यार। उसके अलावा अगर आप मेडिकल सीट्स की बात करो, एमबीबीएस सीट्स की बात करो, तो 2014 में इंडिया में सिर्फ 51,000 सीट थी लगभग, अभी जो बढ़ के जो है 96,000 हो चुकी हैं। तो ये भी लगभग डबल ही मान के चलो, इंडिया में एमबीबीएस की सीट इंप्रूव हुई है, विच इज सच अ गुड थिंग। 2014 में अगर बात करें इंडिया में जो आईआईटीज की संख्या थी दैट वाज ओनली 16, नाउ दिस इज 23, ये भी इंप्रूव हुआ है। अगर आईआईएम्स की बात करो, इंडिया में 2014 में ओनली 13 आईएमएम्स वर देयर, नाउ देयर आर 20 आईएमएम्स, तो ये 7 हम लोगों ने यहाँ पे बढ़ा दिया है। आईआईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब पहले देयर वर ओनली 9 इंस्टीट्यूशंस, अभी इंडिया में 25 हो चुके हैं। तो यार इंप्रूवमेंट तो हुआ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप क्लियरली डेटा में देख सकते हो, डेटा झूठ नहीं बोलता है, डेटा डज नॉट हैव एनी इमोशंस, डेटा डज नॉट मतलब डेटा इज डेटा, ठीक है। तो आप इसमें कोई ज्यादा इधर उधर चीजें कर नहीं सकते। हाँ, मतलब वो बात अलग है कि इफेक्टिव कितना है, उसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हो, लेकिन जो डेटा है आपको वो मेंशन करना पड़ेगा, एंड दिस इज द रियलिटी आल्सो, है ना। चलिए, ओनली फैमिली कोर्ट्स कैन इशू खुला
सर्टिफिकेट टू द फैमिली वुमन, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है, ऐसा चेन्नई हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई खुला वाला जो केस होता है, अब ये खुला क्या होता है आपको बताऊंगा मैं आपको, आप समझ लीजिए सिर्फ पहले। जो खुला वाला केस होता है, खुले वाले केस में कोई भी सेल्फ डिक्लेयर्ड प्राइवेट बॉडी सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकती है। खुले वाले केस में अगर किसी वीमेन को, मुस्लिम वीमेन को अगर एक डाइवोर्स का सर्टिफिकेट देना है तो आपको प्राइवेट मतलब आपको जो है प्राइवेट बॉडी के थ्रू नहीं बल्कि आपको फैमिली कोर्ट के थ्रू आना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है। अब ये क्या होता है पूरा मामला आपको बता देता हूँ, खुला क्या होता है। लेकिन खुला एक्चुअली एक डाइवोर्स का तरीका होता है इस्लाम के अंदर। वो इस्लाम में खुला के अलावा और भी कई सारे तरीके होते हैं। कुछ तरीके ऐसे होते, एक तरीका ऐसा होता है इस्लाम में जो रिवोकेबल होता है और एक होता है इररिवोकेबल। ये क्या मतलब क्या होता है? रिवोकेबल डिवोर्स का मतलब ये होता है कि आप डिवोर्स के बीच में अपने डिवोर्स को रोक सकते हो, ठीक है। लेकिन इररिवोकेबल में एक बार डिवोर्स अगर आपका हो गया तो आप दोबारा से उसको रिवोक नहीं कर सकते, वो एक पूरे प्रोसीजर के थ्रू आना पड़ता है, ठीक है। आप किसी और से शादी करोगे, फिर उससे डिवोर्स लोगे, वापस जो है शादी करोगे, ऐसा ऐसा रहता है। रिवोकेबल के अंदर एक्चुअली यहाँ पे दो तरीके होते हैं। तो उसे तलाक़ सुन्नत कहते हैं। तलाक़ सुन्नत एक रिवोकेबल तरीका होता है और इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है तलाक़ एहसान और एक होता है तलाक़ हसन। ये दो तरीके होते हैं, ये दोनों रिवोकेबल होते हैं, ठीक है। क्या होता है थोड़ा बताता हूँ आपको। एहसान का मतलब होता है वेरी गुड, बेस्ट, और हसन का मतलब होता है गुड। तो ये एहसान जो है वो बेस्ट तरीका होता है तलाक लेने का इस्लाम के अंदर, और ये प्रॉफेट मोहम्मद जी के टाइम पे भी इसको फॉलो किया जाता था और कुरान के अंदर इसका मेंशन किया गया है, और मोहम्मद जी ने इनके बारे में कई बार बात भी किया है। तलाक हसन में क्या होता है, सिर्फ एक पुरुष के द्वारा, एक मेल के द्वारा, हस्बैंड के द्वारा एक बार तलाक बोला जाता है, ओनली वन टाइम, ठीक है। एक बार तलाक बोलने के बाद आपको कम से कम अराउंड 3 महीने का गैप होता है, ठीक है। उस 3 महीने के गैप के अंदर अगर आप अपनी वाइफ से फिजिकल रिलेशन नहीं बनाते हैं तो आपका एक 3 महीने के बाद तलाक लीगल कर दिया जाता है, तो आपका तलाक हो जाता है, ठीक है। ये रिवोकेबल होता है। रिवोकेबल मतलब अगर 3 महीने के दौरान कभी भी आपने अगर अपनी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया तो वो तलाक रिवोकेबल हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, आपका तलाक नहीं माना जाएगा। ऐसा तलाक हसन में भी होता है। तलाक हसन भी रिवोकेबल होता है, लेकिन तलाक हसन में आपको 3 बार तलाक बोलना पड़ता है, तलाक एहसान में सिर्फ 1 बार बोलना पड़ता है। तो ये 3 बार जो तलाक बोला जाता है वो एक बार में नहीं बोला जाता, वो एक-एक महीने के गैप में बोला जाता है, ठीक है। इस महीने आपने तलाक बोला, एक बार आप अगले महीने बोलोगे, एक बार आप अगले महीने बोलोगे, 3 महीने में 3 बार। लेकिन उसी बीच में अगर आप फिजिकल रिलेशन बना लेते हो तो वो तलाक आपका खत्म हो जाता है, आपकी शादी मतलब तलाक रिवोक हो जाता है, आपकी शादी कंटिन्यू रहती है। ये होते हैं तलाक हसन एहसान और तलाक हसन, दोनों रिवोकेबल होता है, तलाक सुन्नत की कैटेगरी में आते हैं ये। एक होता है तलाक बिद्दत जिसे आप ट्रिपल तलाक कहते हैं। तो इसमें एक ही सिटिंग के अंदर 3 बार तलाक बोला जाता है, तलाक तलाक तलाक। इसमें कोई आपको रीजन नहीं देना पड़ता और ये इंस्टेंट होता है, तुरंत हो जाता है, और ये इररिवोकेबल होता है। एक बार आपने 3 बार तलाक 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 बोल दिया, इसमें कोई लिखित वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है लिखित भी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ओरली भी होता है। उसके बाद ये इररिवोक नहीं हो सकता, तुरंत आपका जो है आपकी जो तलाक है वो मान लिया जाता है, ठीक है। ये इंडिया में अभी इसको बैन कर दिया गया है, इलीगल हो गया है। हालांकि कुरान के अंदर कहीं पे भी तलाक बिद्दत का जिक्र नहीं है, कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है। मोहम्मद साहब जी के जाने के बाद इसको जो है कहीं ना कहीं किसी ने उसको इंक्लूड किया था, बट उनकी लाइफ टाइम में दिस वाज कंसिडर्ड एज इलीगल, ठीक है। बहुत सारी इस्लामिक कंट्री है मिडिल ईस्ट के अंदर, वहाँ पे भी तलाक बिद्दत को इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है। अभी तक इंडिया में चल रहा था, अब सरकार ने जो है इसको भी इलीगल कर दिया है। तो ये जो तलाक बिद्दत, तलाक एहसान और तलाक हसन होता है, ये पुरुष के द्वारा महिला को दिया जाता है, हस्बैंड के द्वारा वाइफ को दिया जाता है। लेकिन इस्लाम में वाइफ भी हस्बैंड को तलाक दे सकती है। अब उसकी मर्जी है वो उसको माने या ना माने, उसे कहते हैं खुला, ठीक है। खुले में वाइफ जो है अपने आप इनिशिएटिव ले सकती है कि भैया मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, उसे खुला कहते हैं। तो खुला लेने के लिए पहले आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, वहाँ पे जो आपका जो पर्सनल लो बोर्ड होता है वहाँ पे आपको जाना पड़ता है, आप उनके वहाँ पे रीजंस बता सकते हो। अब इसमें हस्बैंड या तो मान सकता है हाँ भाई ये तलाक लेना है मुझे, अगर नहीं मानेगा तो भी ठीक है। तो खुला इज एक्चुअली पावर गिवन इन द हैंड ऑफ अ वीमन, जिसमें शी कैन डू टेक डिवोर्स प्रोसीजर अगेंस्ट द हस्बैंड। तो ये रहता है खुला। तो उसी के बारे में हाई कोर्ट ने कहा है, चेन्नई हाई कोर्ट ने, कि खुला वाला जो प्रोसीजर होता है ये आप किसी प्राइवेट बॉडी के पास नहीं जा सकते, आपको एक्चुअली प्रॉपर फैमिली कोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। ये है थोड़ा सा मामला। ये हम लोगों ने पहले भी अच्छा खासा इसको चर्चा में किया हुआ है बहुत डिटेल में,
इसलिए मैंने आप थोड़ा फास्ट कर दिया है। फ्यूचर में कुछ और टॉपिक आता है इसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे, बट आई होप आपको बेसिक से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थोड़ा डिटेल में जाने के लिए थोड़ा बहुत गूगल तो आप हमेशा कर ही सकते हो, है ना। चलिए, दोवल सुलिवन होल्ड टेक टॉक्स इन यूएस, जयशंकर मीट्स नुलन इन दिल्ली। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं भाई, ठीक है। एक मीटिंग दिल्ली में हो रही है और एक मीटिंग जो है अमेरिका में वाशिंगटन में हो रही है। दिल्ली में जो मीटिंग हो रही है वो किस किस के बीच में हो रही है? वो हो रही है नुलांद के बीच में और जयशंकर के बीच में, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के बीच में। अमेरिका में जो मीटिंग हो रही है वो हो रही है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बीच में, दोनों कंट्री के, ठीक है। अमेरिका का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनका नाम है सुलिवन, इंडिया वाले का तो आपका पता ही है दोवल। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर में इंडिया वाले का नाम है जयशंकर जी, आपको अच्छे पता है, हमारे रॉक स्टार हैं, और उनका नाम है नुलन। दो मीटिंग हो रही हैं। अब सभी मीटिंग में आपको पता ही है क्या क्या बात हो रही होंगी, क्या क्या बातें हो रही होंगी। चाइना को लेके बातें हो रही होंगी, इंडो पैसिफिक को लेके बातें हो रही होंगी, है ना। वही घुमा फिरा के एक ही चीज़ों की बात होती है, कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क है नहीं। आपको क्या पढ़ना है? आपको ये पढ़ना है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड द एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ICET, ठीक है। ICET, ये थोड़ा सा गूगल करें प्लीज़ इसको, और ये सेल्फ स्टडी ही करना है आपको, हल्का सा रिसर्च करोगे आपको समझ में आएगा क्या है ये। बेसिकली पिछले साल इंडिया और अमेरिका ने डिस्कस किया था कि जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है, जैसे रोबोटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह हो गया, ठीक है, इस पे हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। तो उसके लिए मीटिंग चल रही है, लेट्स सी क्या करते हैं लोग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और चीज़ों के ऊपर चर्चा की गई। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर बात किया गया। इंडिया का जो रशिया का रिलेशन चल रहा है भाई आजकल, है ना, डिफेंस एंड ऑल दैट, उसके ऊपर को थोड़ा बहुत चर्चा हुआ है। हालांकि मीडिया में इन्होंने कुछ नहीं बताया इसके बारे में क्या बात हुई है, बट वो बंद कमरे में बात होती है, नो डाउट। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जैसे कोड, इसके बारे में बातचीत हुआ। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव, और I2U2, ठीक है, G20 की प्रेसिडेंसी जो इंडिया के पास है उसके बारे में भी बात किया गया। अब ये सारे के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसने में काम नहीं चलेगा कि हाँ आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया और आगे निकल गए। इनके बारे में एक्चुअली आपको गूगल करके थोड़ा बहुत पढ़ना रहता है, ज़्यादा नहीं, 2-4 सेंटेंस का डिटेल, ठीक है। I2U2 क्या है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या है, इनके बारे में हम लोगों ने पहले पास्ट में चर्चाएं की हुई है, तो ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। I2U2 क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए I2U2 ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ही है कॉन्सेप्ट। इसमें 2 आई हैं और 2 यू हैं, है ना। तो I मतलब इंडिया और इजराइल, UAE और USA, ये इन 4 कंट्री का बेसिकली ग्रुप है, ठीक है। और इसे कहा जाता है I2U2। I2U2 बनने से पहले इसका जो नाम हुआ करता था वो हुआ करता था इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर उन्होंने सोचा यार इतने बच्चे कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, इतना नाम बेचारा डिफिकल्ट हो जाएगा याद करना, तो उन्होंने उसको इजी चेंज कर दिया। उन्होंने कहा इसको हम नाम रखेंगे I2U2, ठीक है। I2U2 को जो है वेस्ट एशियन कोड भी कहा जाता है। सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो सेड एज द वेस्ट एशियन कोड। उसके अंदर 3-4 ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे, आपको पता होना चाहिए I2U2 इज कॉल्ड दैट, ठीक है। कोड का मतलब होता है जहां पे 4 क्वाड्रिलेटरल, है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 4 एज होते हैं, तो इसलिए 4 बोला जाता है इसको, कोड मतलब 4। तो कोड कहीं भी आए आपको ये वर्ड दिखाई दे तो हमेशा समझ जाना वहां पे 4 पार्टिसिपेंट होंगे। जैसे कोड के अंदर भी 4 हैं, यहाँ पे भी 4 हैं, है ना। और ये 6 ऐसे एरियाज हैं जहां पे डिस्कस किया जाता है अंडर I2U2, ठीक है। इन पे रट्टा मार लेना है, पूछेगा आपसे एग्जाम में वो, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर कवर्ड अंडर I2U2, तो आपने ये याद करना है इनको, है ना। वो कुछ भी दे सकता है आपको। देखिए इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, अब पता लगे वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दिया, रोबोटिक्स डाल दिया या बायोटेक्नोलॉजी डाल दिया, आप तो उसमें भी क्लिक करके आओगे, बट ऐसा है नहीं। खासकर ये 6 याद रखने हैं आपने, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, स्पेस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड वाटर, जिसके ऊपर फोकस करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं एग्जाम में जो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ से इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। हालांकि सवाल तो कैसे भी पूछा जा सकता है, बट स्टिल थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है दैट इज अबाउट द फंडिंग एंड द डिमांड फॉर द मनरेगा। कोई ऐसा नया इसमें कुछ नहीं है जो आपको मैं बताऊंगा कि भैया ये पहले हम लोगों ने किया नहीं था, पहली बार कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घुमा फिरा के चीज़ें वही हैं जो पहले हो रही थी, बट हल्का फुल्का चेंज रहता है ना। तो इन्होंने ये कहा है कि भाई अभी जो कोई इकोनॉमिक सर्वे आया है तो मनरेगा के बारे में खूब सारी बातचीत हुआ उसके अंदर भी। तो अभी इन्होंने कहा है कि भाई
6.9, ये 2023 की बात कर रहा है वो, 2022-2023 की। 6.49 करोड़ हाउस होल्ड डिमांडेड वर्क अंडर द मनरेगा, ठीक है, जिनमें से 6.48 करोड़ हाउस होल्ड वर ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट। देखिए भाई, जिनको जो डिमांड करते हैं जरूरी थोड़ी ना सभी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो जाएगा। 6.48 लोगों ने 9 ने डिमांड किया था, 6.48 करोड़ लोगों ने काम एक्चुअली सरकार ने दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सर्वे ने कहा है कि हमारी सोसाइटी पे इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है मनरेगा का। इसमें हमारे जो फैमिलीज हैं उनका पर कैपिटा इनकम जो है वो इम्प्रूव हुआ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हुई है, ठीक है, वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे बात किया है। मनरेगा हमारे रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए कितना जरूरी है, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। ये सवाल आपके इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है। लेकिन मनरेगा 2005 में पास हुआ था, ये ना आपको पहले से पता है। मनरेगा के अंदर सभी को काम नहीं मिलता है। मनरेगा के अंदर सिर्फ उसी आदमी को काम मिलता है जो कि अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड, ठीक है। कितने दिन के लिए काम की गारंटी होती है? साल में 100 डेज की काम की गारंटी होती है। इसमें हर रूरल हाउस होल्ड को इंक्लूड किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जिसके पास 50 एकड़ जमीन है उसको काम नहीं मिलेगा। अगर वो जाएगा और अगर वन स्किल्ड है तो उसको भी काम यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। वो सारी चीजें हैं। इसमें इंडिया की सारी डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया है, कोई उन डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के जहाँ पे 100% अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है। आपको बताते चलें, अभी इंडिया में देर आर करंटली 15.51 करोड़ एक्टिव वर्कर्स हैं मनरेगा के अंदर, जिन्होंने कभी ना कभी मनरेगा में अपना नाम लिखवाया है। बेसिकली इसका मतलब ये है, ठीक है। और मनरेगा वर्कर्स बहुत सारा काम करते हैं भाई। वाटर कंजर्वेशन होती है, जैसे गांव में तालाब वगैरह, पौंड वगैरह होते हैं, है ना, उनकी क्लीनिंग करना, उनको ब्रॉड करना, वो सारी चीजें रहती हैं। लैंड डेवलपमेंट का काम रहता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रहती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज रहती है, और जो आसपास की चीजें होती है वो सब रहती हैं यहाँ पे, ठीक है। मनरेगा के अंदर क्या होता है, देखिए, डिमांड बेस्ड है, ठीक है। ये डिमांड बेस्ड है, मतलब बिना डिमांड के आपके पास काम नहीं आएगा। आपको पहले जाना पड़ेगा अपनी ग्राम पंचायत में, सरपंच के पास जाइए, वहां पे नाम लिखवाइए, और विद इन 15 दिन आपको काम दिया जाएगा। अगर 15 डेज के अंदर आपको काम नहीं मिलता है तो आपको कंपनसेट किया जाएगा सरकार की तरफ से, क्योंकि ये गारंटी है ना, ये कानून है भाई। अगर 15 दिन में आपको काम नहीं मिलेगा मतलब सरकार कानून तोड़ रही है, और सरकार कानून तोड़ रही है तो उसको सजा मिलेगी। सजा यही होती है कि आपको कंपनसेट किया जाएगा। ये आपको बताना चाहिए। देखिए, तो रूरल इकोनॉमी के तो ऑफ कोर्स मनरेगा बहुत अच्छा काम करता है। खासकर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, कोविड-19 के टाइम पे, पैंडेमिक में, जो बहुत सारे हमारे माइग्रेंट वर्कर्स थे, अनफॉर्चुनेटली उनको गांव शहरों को छोड़ के गांव में जाना पड़ा था। वहां पे उनको बहुत हेल्प मिला कोविड-19 के दौरान में, है ना, बहुत बहुत बेनिफिट मिला। जहां तक बजट की बात है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है खेल। बेसिकली दिक्कत क्या हो रही है 2-3 सालों से, बजट के अंदर मनरेगा का एलोकेशन काफी कम होता है, लेकिन एक्चुअली में जो बजट पे मनरेगा पे खर्चा होता है वो काफी ज्यादा होता है। देखिए, इसका एग्जांपल भी इन्होंने यहाँ पे बड़े अच्छे से दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मनरेगा के बजट की, तो 2013-14 में मनरेगा का बजट जो है दैट वाज ओनली 73,000 करोड़। नहीं, सॉरी, 73 नहीं, इट वाज 32,000 करोड़, जो कि 2021-22 में बढ़ के हो गया 73,000 करोड़। अब वही चीज मैं आपको बता रहा था। देखिए, सरकार ने अंदाजा लगाया था कि हम लोग 73,000 करोड़ खर्चा करेंगे, दैट वाज अंदाजा, estimate in the budget, but actually expenditure that happened was 98,000 करोड़। सोच के देखिए, इतना सरकार ने अंदाजा लगाया था और इतना खर्चा हो गया, ठीक है। तो बाद में सरकार को अपडेट करना पड़ता है, विच इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप यहाँ पे इतना खर्चा कर रहे हो तो कहीं और से आपको पैसा निकालना पड़ेगा। आपका हेल्थ के ऊपर से, एजुकेशन के ऊपर से, कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा ना भाई। वो सारी बातें हैं। और इन्होंने क्या कहा, 2020-21 में जो एक्चुअली खर्चा हुआ था मनरेगा पे दैट वाज 1,11,000 करोड़, जबकि बजट एस्टिमेशन वाज ओनली 73,000 करोड़। तो बजट से बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है सरकार मनरेगा के ऊपर। तो भैया बजट के अंदर क्यों नहीं उसको एक्सप्लेन करते, सीधा बजट में बढ़ाइए, क्या प्रॉब्लम है ना। ये दिक्कतें हैं। दिक्कत के अंदर एक और बात इन्होंने कही है कि व्हाट आर द चैलेंजेस इंप्लीमेंटेशन। देखिए, मनरेगा बहुत अच्छा है, पेपर के ऊपर दिखने में बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन देयर आर मेनी चैलेंजेस। उन चैलेंज ये है कि जो 100 डेज का जो वर्क बताया गया है 1 साल में होगा, सिर्फ 10% हाउस होल्ड ही हमारे देश में 100 डेज का काम कर पाए हैं। बाकी लोगों को 100 डेज का काम नहीं मिल पाया, ठीक है। एक तो इसके अंदर ये समस्या है।
दूसरी समस्या यहाँ पे ये है कि भाई जो वेज वगैरह है, सैलरी है, उसमें बहुत ज़्यादा डिले होता है, ठीक है। वैसे तो सरकार बोलती है कि 15 दिन के अंदर काम मिलेगा, नहीं तो कंपनसेट किया जाएगा, लेकिन काम मिलने के बावजूद भी लोगों को कई-कई महीनों तक सैलरी नहीं मिलती है अनफॉर्चुनेटली, राइट? एक वो इसमें दिक्कत है। उसके अलावा अब होता क्या है कि जब आपको सैलरी नहीं मिलती है तो आपका सप्लाई चेन टूट जाता है। जैसे मनरेगा के अंदर कोई वेंडर्स वगैरह होते हैं, ठीक है? अब भई उनको पैसा चाहिए ना वेंडर्स को तो, ठीक है? अब मान के चलिए कि भई आप जो है आपके गाँव में कोई कनाल है और मनरेगा के तहत उस कनाल के अंदर जो है कुछ ब्रिक्स लगाई जानी है, उसको पक्का किया जाना है। तो भैया जो ईंट देने वाला है लो आदमी है वो वेंडर हो गया। अब वेंडर को जब पैसा ही नहीं जाएगा, वो आपको ब्रिक्स नहीं देगा तो काम नहीं होगा। इससे पूरा सप्लाई चेन टूट जाता है कि नहीं? एक इसमें बड़ी समस्या वो है। एक इसमें बड़ी समस्या है मिनिमम वेज रेट की। मनरेगा के अंदर आज भी जो वेज है वो काफ़ी कम है, क्योंकि मनरेगा के अंदर जो वेज दिया जाता है वो दिया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबर के बेसिस पे, जबकि ये दिया जाना चाहिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल के बेसिस पे, जो कि थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। तो भैया दिन भर लोग काम करते हैं तो कुछ ना कुछ पैसा तो पॉकेट में आना चाहिए, 400-500 रुपए, लेकिन ऐसा होता नहीं। 200-250 रुपए उनके पॉकेट में आता है। एक वो चीज़। उसके अलावा भैया बहुत सारे फेक जॉब कार्ड्स बनाए गए हैं, बहुत बड़ी लेवल पे करप्शन भी होता है। जो मस्टर रोल होता है, मतलब जो अटेंडेंस वाला रजिस्टर होता है, वो प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं हो पाता है, ठीक है? वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। आजकल सरकार ने जो है वो कंपल्सरी ऑनलाइन अटेंडेंस वाला सिस्टम भी शुरू कर दिया है, तो नेटवर्क की समस्या भी है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एप्लीकेशन है मनरेगा वाली वो क्रैश रह जाती है, ठीक है? क्रैश हो जाती है। और भी बहुत सारी समस्याएँ हैं, तो दीज़ आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको मनरेगा के अंदर पता होना चाहिए, ठीक है जी? चलिए नेक्स्ट जो हम लोग कर सकते हैं अपना एडिटोरियल, सोलर एनर्जी इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंडिया। फिर भी हम लोग सोलर के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के। ऐसा लगता है कि इंडिया की जो पूरी डिमांड है वो सोलर से ही कंप्लीट होगी। मोदी जी बार-बार कहते हैं कि सन से हमें फ्री एनर्जी मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन ऐसा है नहीं भई, ये एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसमें बहुत खर्चा होता है, ठीक है? तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक जो इफ़ेक्टिव तरीका वो है सोलर एनर्जी। देखिए, सोलर एनर्जी के बहुत बेनिफिट हैं, है ना? सोलर एनर्जी के 100 से ज़्यादा बेनिफिट हैं, अगर आप काउंटिंग करना शुरू करो। बट देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑल्सो। तो किसी चीज़ के बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, तो हमें उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुणगान ही करते रहेंगे। भई कोई चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती ना, तो ऐसे अंधा होकर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, नेगेटिव चीज़ों का पता होना चाहिए। तो इन्होंने तो ये कहा है कि भैया जो कार्बन एमिशन को कम करना है, CO2 को कम करना है, उसके लिए सोलर इज़ कंसिडर्ड अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम द सन, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री बार-बार कहते हैं। बट ये आर्टिकल ये कहता है कि दिस इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंडिया। इंडिया का जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है? कोल और हाइड्रो। कोल और हाइड्रो। देखिए इन्होंने एक बात बोली है कि हाइड्रो की जब हम लोग बात करते हैं, इंडिया में इतनी सारी रिवर्स हैं। हम अपने पोटेंशियल का अभी तक सिर्फ 15% ही यूटिलाइज़ कर पाए हैं। जबकि अमेरिका और यूरोप में 90% से लेके 98% तक उन्होंने अपने हाइड्रो पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर लिया है। तो इंडिया के पास तो बहुत सारा ऑप्शन है। चाइना भी यही कर रहा है जो यूरोप कर रहा है ना? चाइना में आप देखें यांगज़ी रिवर के ऊपर कितने बड़े-बड़े डैम उन्होंने बनाए हुए हैं, ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर कितने बड़े-बड़े डैम्स बनाए हुए हैं। चाइना तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तिब्बत में क्रिएट करके शंघाई में लेके जा रहा है। उसको पता है कि हाइड्रो जो है वो क्लीन है, हाइड्रो इज़ वेरी क्लीन, रिन्यूएबल है और अनलिमिटेड है। ठीक है? तो इसलिए इंडिया हाइड्रो के ऊपर फोकस कर सकता है। इंडिया कोल के ऊपर भी फोकस कर सकता है। हालाँकि हम लोग पहले ही कोल के ऊपर फोकस करते हैं, तो आर्टिकल ये कहता है कि हमें कोल को रिड्यूस नहीं करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बात हुई? एक तरफ हमें CO2 रिड्यूस करना है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि भैया कोल को भी रिड्यूस नहीं करना चाहिए। देखिए, जब हम लोग कोल को यूज़ करते हैं तो उससे क्या निकलता है? CO2 निकलता है और दूसरी गैसेज़ निकलती हैं, हार्मफुल गैसेज़ निकलती हैं। अब हमारे पास एक चिमनी है, कोल थर्मल पावर प्लांट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कार्बन कैप्चरिंग कर सकते हैं। है ना? तो भैया कोल को कम क्यों कर रहे हो? आप यहाँ से जो कार्बन निकल रही है आप उसको कैप्चर करिए। कैप्चर करने के बाद उसको कहीं स्टोर कर दीजिए, है ना? अर्थ के अंदर ही कहीं न कहीं स्टोर कर दो। दैट्स अ बेटर वे, क्योंकि कोल जो है ना, एक तो ये सस्ता है, ठीक है?
और कोल की हमारे पास अबंडेंट सप्लाई भी है, अगले 200-300 साल तक कोल है हमारे पास, जुगाड़ है उसका। कोल के थर्मल पावर प्लांट को सेटअप करना वो काफी आसान रहता है, और कोल के अंदर हमारी एक्सपर्टीज भी है। समस्या सिर्फ ये है कि CO2 रिलीज होती है। अरे उसका तो जुगाड़ है ना, कार्बन कैप्चरिंग करिए, किसने मना किया है ना। कोल का मजेदार तरीके से यूज करिए। तो पहली बात तो ये है, इंडिया में सस्ता पड़ेगा अगर हम लोग कोल का यूज करेंगे। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि भाई हम लोग जब सोलर का यूज करते हैं, ठीक है, सोलर का उतना बेनिफिट नहीं है जितना हमें नजर आता है। कैसे? पहली बात तो जो सोलर पैनल्स होते हैं, पहले जैसे हम लोग 10 साल पहले की बात करें, देवर वेरी कॉस्टली। आज के टाइम में दे आर चीप। ठीक है, यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप ये समझ के चलिए कि 2022 में सोलर पैनल जो आपको चीप नजर आ रहा है, 10 साल के बाद 2032 में वही सोलर पैनल आपको महंगा लगेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है। तो 2032 में नए सोलर पैनल आएंगे जो ज्यादा एफिशिएंट होंगे, सस्ते होंगे, तो आपको पुराने वाले सोलर पैनल रिप्लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि मेंटेनेंस महंगी हो गई है। तो हर 10-15 साल के बाद, 5 साल के बाद आपको अपने पुराने पैनल रिप्लेस करने पड़ते हैं, कि नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, एफिशिएंट वाले आ जाते हैं। राइट, ऐसे ही तो होता है। आप नया बाइक, आपके पास पुराना बाइक है, उसको बेच के नया बाइक ले लेते हो, फिर उसको बेच के नया बाइक ले लेते हो 5-7 साल के बाद, ऐसे ही होता है। तो ये जो पुराने पैनल है उनका क्या होगा, है ना। पुराने पैनल भाई बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, दे आर वेरी डेंजरस फॉर अस। क्योंकि पुराने पैनल में क्या, पैनल्स में क्या होता है, एक तो ग्लास होता है, मैक्सिमम तो ग्लास, ठीक है। और ग्लास कोई ऐसा तो आइटम है नहीं जो इस तरह से, मतलब इसको दोबारा से आप इंडस्ट्री में रीयूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है ग्लास की, वेस्ट ग्लास की मार्केट में। तो ये तो अलग से पोल्यूशन क्रिएट करेगा। दूसरी बात, उसके अंदर क्या रहता है, मर्कुरी, मर्कुरी रहता है उसके अंदर, कैडमियम रहता है उसके अंदर, ठीक है, सिलिकॉन रहता है उसके अंदर, है। तो कई सारे हार्मफुल जो है वो उसके अंदर सब्सटेंस रहते हैं। तो ये फिर हमारे इकोसिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, वो अलग से डेंजरस रहता है। सोलर में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है स्टोरेज की। स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज की प्रॉब्लम मतलब आपने सोलर से बिजली तो बना ली, उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना भाई। और स्टोरेज में क्या यूज होता है, बैटरी होती है। तो यूजली हम बैटरी में बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है बैटरी में, आसान नहीं है। जितना खर्चा का सोलर पैनल लगाने में आता है उतना ही खर्चा का बैटरी में आ जाता है, लेकिन ये खर्चे को यूजली इग्नोर कर दिया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा, ठीक है। तो अगर हम लोग बैटरी की कॉस्ट को भी देखें तो सोलर उतना सस्ता नहीं है जितना लगता है दिखने में, उतना ज्यादा वैल्यू नहीं है इसकी, कॉस्ट वैल्यू, ठीक है। और ये बैटरी को आपको बार बार मेंटेन भी करना पड़ता है, और जब ये बैटरी वेस्ट हो जाती है, इनको आप डिस्कार्ड करते हो। अब यहाँ बैटरी से भी हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए अलग से खर्चा होता है, या फिर वो सीधा आपके इकोसिस्टम को डैमेज करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि सोलर अनलिमिटेड भी नहीं है। नाइट के दौरान तो आपको सोलर से बिजली मिलेगी नहीं, या फिर जो रेनी सीजन होता है, क्लाउडी कंडीशंस होते हैं, वहां पे आपको मिलेगा नहीं, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सोलर पैनल जो है बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं, और जहां पे सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं वहां पे आप कुछ और एक्टिविटी नहीं कर सकते, है ना, ये भी समस्याएं हैं। तो सोलर के अंदर भी बहुत समस्याएं हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यूजली क्या होता है, हम चीजों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि सरकार आपको सब्सिडी देती है, कंसेशंस देती है, तो हमें लगता है खर्चा कम हो रहा है, जबकि एक्चुअली में अगर सरकार ये सब हटा दे तो सोलर में कोल से ज्यादा खर्चा होता है, ठीक है। और इतना भी क्लीन नहीं है सोलर जितना दिखने में लगता है। और यहाँ पे इन्होंने एक और बड़ी बात बोली है कि भाई जो जब हम लोग सोलर पैनल वगैरह लगाते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे लोगों को आपको हायर करना पड़ता है, किसने मेंटेन करना है उसको, पैनल को लगाना है, डिस्कार्ड करना है उसके अंदर, और ये सारे स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। लेकिन जो कोल वगैरह रहता है अपना, उसके अंदर आपको अनस्किल्ड लोगों को काम मिलता है, अनस्किल्ड लोगों को काम मिलता है, विच इज मोर नीडेड इन इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि स्किल्ड लोगों तो कहीं और भी काम मिल जाएगा, और स्किल्ड लोगों को आपको हाई सैलरी देनी पड़ती है, अनस्किल्ड लोगों को आप थोड़ा कम सैलरी में भी काम चला सकते हो। तो उतना कॉस्ट इफेक्टिव है नहीं सोलर जितना नजर आता है, ठीक है। इंडिया के पास बेटर पोजीशन क्या है, एक तो हमारा हाइड्रो, इसमें हम लोग अपनी कैपेसिटी को इंप्रूव करें, 15% से लेके कम से कम 70% तक लेके जाएं, हमारी वैसी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। और एक इंडिया कोल, क्लीन कोल, मतलब कार्बन कैप्चरिंग वगैरह हम लोग कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से ये ज्यादा बेटर सॉल्यूशन है, ठीक है, एज पर मिस्टर वी रंगानाथन, ठीक है, एनर्जी इकोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं।
तो अगर कुछ बात बोल रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो भैया वेटेज होगा ही, है ना। तो दैट इज सेड बाय हिम। तो यही था आज के लिए, और उसके अलावा वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल्स ऑल्सो, या एक एडिटोरियल है या पढ़ सकते हो। उसके अलावा छोटे छोटे से आर्टिकल और भी हैं, आपका मन करे तो आप वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।